पाँच अगस्त की सुबह बांग्लादेश की सड़कों पर 4 लाख प्रदर्शनकारी जमा थे। ये किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए बांग्लादेश के पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना का सत्ता पलट हो गया। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना से उनकी सत्ता छीन ली और उन्हें भारत आने पर विवश कर दिया। तो कहा जाने लगा कि सत्ता पलट के पीछे बेशक पिछले 2 महीने से चले आ रहे छात्र आंदोलन का हाथ हो, लेकिन असल में पर्दे के पीछे का सूत्रधार कोई और है। यह सूत्रधार है देश की कट्टरपंथी ताकत जमात-ए-इस्लामी, जिसके लिंक आतंकवाद से हैं और इसे साह मिलती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से, और जिसके पीछे बैकअप होता है चीन का। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में तालिबानी शासन के समर्थक कट्टरपंथी भी सक्रिय हो गए हैं। देश के मौजूदा हालात के कई कारणों में एक कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि इस आंदोलन में जमात-ए-इस्लामी की भूमिका काफी अहम हो गई थी। आरोप है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में आंदोलन को भड़का रही है और उसने ही छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया, जिसके बाद इस आंदोलन में अराजक तत्वों की एंट्री हुई और ये आंदोलन हिंसक होता चला गया। जमात को बांग्लादेश में हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिराने के पीछे जमात-ए-इस्लामी की छात्र इकाई शिविर है, और अब समझा जा रहा है कि जमात-ए-इस्लामी संगठन अब भारत के खिलाफ भी साजिश रच सकता है। ऐसे में अब जमात-ए-इस्लामी की कट्टर विरोधी शेख हसीना जब देश छोड़ चुकी हैं, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मन में इस बात का डर है कि कहीं जमात जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज न हो जाए। बांग्लादेश में हो रहे सियासी बदलाव के बाद भारत की भी सीमा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। बांग्लादेश में आंतरिक उथल पुथल के बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों के मजबूत होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। लिहाजा केंद्र सरकार बांग्लादेश में जमात की बढ़ती सक्रियता को लेकर टेंशन में है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि NSA अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह की 6 अगस्त को संसद भवन में एक अहम बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के फन को कुचलने और सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बातचीत हुई। भारत को अंदेशा है कि जिस तरह बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें भी घुस आई हैं, वह भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि जिस तरह पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से खौफ खाता है, उसी तरह जमात-ए-इस्लामी के मन में भी अजीत डोभाल का भय जरूर पल रहा होगा। डोभाल की पहचान एक तेज तर्रार जासूस और रक्षा विशेषज्ञ की रही है। आतंकियों की कमर तोड़ने और उसका पूरा नेटवर्क खत्म करने में उनकी कोई सानी नहीं है। 80 के दशक में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, उनमें ज्यादातर अजीत डोभाल शामिल रहे। वे खुफिया ब्यूरो के ऑपरेशन में 31 जनवरी 2005 तब तक जुड़े रहे जब तक कि वे रिटायर्ड नहीं हो गए। अजीत डोभाल ने 7 साल पाकिस्तान में बिताए हैं और अंडर कवर एजेंट रहे हैं। कश्मीर और मिजोरम में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, तो लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके बाद ही मोदी सरकार में उनकी पैठ गहरी होती गई है। NDA की सरकार बनते ही अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार NSA बनाया गया है। अजीत डोभाल 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ NSA के तौर पर काम कर रहे हैं। इस दौरान देश ने बालाकोट जैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि डोकलाम, गलवान, लद्दाख में भी भारतीय सुरक्षा बलों ने बहादुरी दिखाई है। अजीत डोभाल पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जमात-ए-इस्लामी के आतंकियों को भी भारत की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचना होगा, और जब जब जमात-ए-इस्लामी भारत के बारे में सोचेगा, उसे डोभाल की याद आएगी। फिलहाल सरकार ने बांग्लादेश में फैले अराजकता को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है और बांग्लादेश से लगने वाली सभी सीमाओं पर BSF अलर्ट मोड पर है।